हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हो ना? चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। उसमें लेंस के जितने भी प्रॉपर्टीज थे और लेंस से रिलेटेड जितने भी थ्योरी फॉर्मूला जो भी था वो सारा हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। तो वैसे तो ये प्रिज्म वाला जो टॉपिक है इसको अगर हम लोग देखें तो ये प्लेन में रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस वाले टॉपिक में ही आएगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन जो होता है वो प्लेन सरफेस के थ्रू होता है। प्रिज्म में अगर आप देखो तो ये एक प्रिज्म है, ये जो सरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो दोनों प्लेन है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये एक प्लेन सरफेस ही होता है, इसीलिए ये एक पार्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का ही। अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, तो क्या बोल रहा है कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच दैट द इंसिडेंट सरफेस का मतलब ऑन विच लाइट रे इज इंसिडेंट and the emergent surface from which the light ray are emerge are plane and non-parallel। मतलब जिस पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ अगर इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से इमर्ज हो रहा है तो दोनों पैरेलल नहीं है बट दोनों प्लेन है। ये प्रिज्म के बारे में बात है। और जो कॉमन टाइप की यूज करते हैं हम लोग प्रिज्म, वो ये 3 तरह का होता है। पहला होता है इक्विलेटरल प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म और राइट एंगल आइसोलेसिस प्रिज्म। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें तो फर्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। जब लाइट रे एक प्रिज्म से होके पास करता है तो रिफ्रैक्शंस होता है उसमें, और उस रिफ्रैक्शन के कारण उसमें डेविएशंस भी आता है। तो पहले रिफ्रैक्शंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म को, और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रिफ्रैक्शन और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल को। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो ये R1 है, यहाँ ये R2 है, तो दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम आपको दिख जाएगा, ये R1 ये R2। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में अगर हम प्रिज्म एंगल की बात करते हैं तो वो सम होता है किसका किसका, R1 और R2 का, R1 और R2 का। दूसरा, अगर हम दूसरा कोई और कंडीशन निकाले तो I प्लस ई, मतलब ये इंसिडेंट और इमर्जेंस, जिससे वो इंसिडेंट हुआ जिस एंगल से वो इमर्ज हो रहा है, उस दोनों का सम इक्वल हो जाएगा A प्लस डेल्टा के। तो A प्लस डेल्टा, यहाँ डेल्टा क्या है, तो अगर हम यहाँ डेल्टा की बात करते हैं तो जो डेल्टा है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना हो तो म्यू हम यूज कर सकते हैं साइन आई बाई साइन R1, कौन से, इस फर्स्ट सरफेस के लिए। और सेकंड सरफेस के लिए निकालना हो तो हम यूज कर सकते हैं ए बी इक्वल टू म्यू साइन R2 बाई RE। सिंपल ये स्नेल्स लॉ यूज किया गया है, कोई ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, स्नेल्स लॉ यूज करके ये फॉर्मूला यूज किया गया है। और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको भी हमने ज्योमेट्री से ये प्रूफ किया हुआ है। ज्योमेट्री आप यूज करोगे वो प्रूफ हो जाता है। अब बात करते हैं डेविएशन की। तो डेविएशन जो होगा प्रिज्म के थ्रू, उसका तो अगर फॉर्मूला देखें तो हो जाता है म्यू -1 इंटू ए। ये डेविएशन को दिखा रहा है फॉर थिन प्रिज्म के लिए, ये फॉर्मूला वैलिड है। अब ऑल्सो डेविएशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लिए डेविएशन डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि म्यू का वैल्यू डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, इस डेविएशन कब मैक्सिमम होगा और डेविएशन कब मिनिमम होगा, इसकी बात आती है। तो मैक्सिमम के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या क्या है कि इंसिडेंट 90 डिग्री हो। जब इंसिडेंट 90 डिग्री हो जाएगा तो इंसिडेंट 90 डिग्री होगा तो यही तो पता है कि रिफ्रैक्टेड उस समय कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को ये फॉलो करेगा, तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा बचा, ये ट्रायंगल में देखोगे तो आपके पास दूसरा एंगल बचा A R2, तो R2 जो हो जाएगा A माइनस सी के बराबर, क्योंकि
यहाँ से हम रिलेशन देख लेंगे, उसको इजीली इसको निकाल लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। आप ट्रायंगल यूज करोगे तो निकाल लोगे। अभी हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जब भी डेविएशन होगा प्रिज्म के थ्रू, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम डेविएशन इसी कंडीशन में होगा। आगे बात करते हैं अगर हम, तो इस मैक्सिमम डेविएशन में और नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, इमर्जेंस का अगर फॉर्मूला आपको यूज करना है मैक्सिमम डेविएशन के लिए, तो साइन इनवर्स साइन ए माइनस सी बाई साइन सी करके आप यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आप इमर्जेंस निकाल सकते हो। दूसरा, रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड ए प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन की बात कही जा रही है। तो मिनिमम डेविएशन में पहला ही कंडीशन बोला है कि रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। मतलब जब मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर पैरेलल हो जाएगा इस बेस के। तो ये देखिए, ये पैरेलल है इस बेस के, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा। अब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होता है, तो ये वाला कंडीशन ध्यान रखना है कि R1 R2 इक्वल होता है, और एक और कंडीशन होता है I, मतलब इंसिडेंट और इमरजेंसी दोनों इक्वल होता है। ये I और ये इमरजेंसी दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों कंडीशन जब होंगे तभी हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा। जैसे मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन देखा, उसी तरह से मिनिमम। मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन देखिए दो हो सकता है। एक तो ये I1 हमारा 90 डिग्री हो गया, या ये भी हो सकता है कि ई जो है इमरजेंस वो भी 90 डिग्री हो जाए, तब भी हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो दोनों केस में मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं, ग्राफ इसमें दिया नहीं है बट ग्राफ देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम डेविएशन मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है और इस पॉइंट पे मिलता है, और ये बीच वाला जो पॉइंट होता है वो मिनिमम डेविएशन का होता है। यानी दो जगह हमें मैक्सिमम मिलता है। तो दो जगह मैक्सिमम कब कब मिलेगा, जब आई होगा 90 के बराबर, या जो इमरजेंस है वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। दोनों में से कोई भी होगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा डेविएशन, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें मिनिमम का यही एक कंडीशन होगा, मिनिमम के लिए और कुछ नहीं होगा। अब इसमें r का जो वैल्यू है वो हो जाता है a/2, और i का वैल्यू हो जाता है a प्लस डेल्टा m बाई 2। डेल्टा m यहाँ मिनिमम डेविएशन को हम लोग बोल रहे हैं। अब वहां से जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं साइन आई बाई साइन आर के फॉर्म में म्यू के लिए, तो यहाँ से म्यू का ये फॉर्मूला आ जाता है। किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू का फॉर्मूला आ गया आपको कि म्यू कितना होगा किस केस में, जब डेविएशन मिनिमम होगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर डेल्टा एम यानी जो डेविएशन है मिनिमम वो है प्रिज्म के बराबर, प्रिज्म का जो एंगल है ये जो है प्रिज्म एंगल उसके बराबर है, तब म्यू निकालने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस 2 cos a/2 कर देना है, वहां से आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ ये फॉर्मूला था हमारा डेविएशन से रिलेटेड। मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन भी हमने देखा कि कब मैक्सिमम और मिनिमम होता है। जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे आपको इस फॉर्मूला पे आएंगे, डायरेक्ट उससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, देखिए नॉर्मल इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। थर्ड पॉइंट हमारा बता रहा है नॉर्मल इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। कहने का क्या मतलब है कि जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है किस पे, प्रिज्म के ऊपर, तब क्या होता है। तो ये तीनों केस इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हमने क्या किया कि पहले इसको 0 डिग्री पे यानी नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट कराया है, तो इंसिडेंट का एंगल हमारा 0 हो गया है, तो इमरजेंस ई पे आ रहा है। जस्ट ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये इमर्ज हो रहा है 0 पे, तो इंसिडेंट हो रहा है आई पे। और इस केस में भी हमने इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ले लिया, इधर से जा रहा है। तो ये तीनों केस जो दिखा रहा है, द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी सरफेस ऑफ द प्रिज्म, तो ये तीनों जो केस आपको दिखा रहा है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस नॉर्मल इंसिडेंट के केस में किसी भी तरह का कोई भी कंडीशंस होगा, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपको मिल रहा है, तो इस तीनों में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू निकालने के लिए, साइन आई बाई साइन ए। यहाँ पे हम आर नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ए यूज कर रहे हैं प्रिज्म एंगल को। डेविएशन निकालने के लिए आई माइनस ए डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो हमें डेविएशन
मिल जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ग्रेजिंग इमर्जेंस एंड TIR थ्रू द प्रिज्म। अब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है, देखिए इसके कंडीशन को भी देखेंगे। व्हेन लाइट रे फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ ए प्रिज्म, when light ray fall on the surface of a prism, it is not necessary that it will exit out from the prism. It may or may not be exit out as shown in the figure. देखिए होता क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस हुआ। अब इसमें 3 केस एराइज हो रहा है। पहला जनरल इमरजेंस, आसानी से वो जनरली निकल गया बाहर, ठीक है, पहला केस ये वाला। दूसरा जो बता रहा है ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब वो उसके सरफेस के थ्रू चला गया, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकला। और तीसरा जो हो रहा है वो हो रहा है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो बाहर निकला ही नहीं। तो ये 3 केस होता है, तीनों केस इमरजेंस जो है। ये कंडीशन कब होता है, जब ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो। अगर हमारा प्रिज्म एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, इंसिडेंट नहीं, प्रिज्म एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तब ये कंडीशन आएगा। और म्यू यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं cos x से, cos x a करके 2 वाले में। फर्स्ट वाले में क्या होता है, जनरल इमरजेंस। जनरल मतलब नॉर्मल जो कंडीशन चल रहा है, ये कब है, जब a जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। और यहाँ पे म्यू निकालने के लिए cos a हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे भी, लेकिन म्यू जो होता है वो cos a से छोटा होता है। लेकिन ग्रेजिंग इमरजेंस में ये दोनों इक्वल हो जाता है, a c के बराबर हो जाता है और म्यू भी cos a के बराबर हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड यूज कर रहा है तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो। TIR कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा है पहले ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कि वो क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लास्ट वीडियो जो है उसको आप जाके देख सकते हो, TIR वाला, उसमें ये इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो TIR कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा प्रिज्म एंगल होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और पहले से भी हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा अगर हम इंटरनल एंगल, इंसिडेंट एंगल को रखें तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है। और यहाँ पे ये एक तरह से इंसिडेंट एंगल का ही काम कर रहा है, कौन, हमारा प्रिज्म एंगल जो है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना होगा। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, सी है क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है प्रिज्म, उसका क्रिटिकल एंगल। अब बात करते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस की। हमने 90 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट कराया है। जब 90 डिग्री पे ऑलरेडी हमने इंसिडेंट दिखाई, तो नॉर्मल इंसिडेंट था, ये ग्रेजिंग इंसिडेंट 90 डिग्री पे, तो इसको हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। इसमें भी 3 कंडीशन आ रहा है, एक जनरल, दूसरा ग्रेजिंग इमरजेंस और TIR। तो इसमें कब आएगा, तो इसमें 2c के बराबर हो जाएगा। ये जो होगा वो लेस देन 2c के होगा, 2c। और म्यू a/2 यूज कर लें, cosec a/2 से म्यू यू निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन में जनरल इमरजेंस का। ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है तो a 2c के इक्वल हो जाएगा और म्यू जो हो जाएगा cosec a/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो ये आ रहा है, इसमें ये कम है, 2c से कम है a, और cosec a/2 से कम है म्यू, बट यहाँ दोनों इक्वल आ जा रहा है। और TIR कब होगा, जब ये दोनों ग्रेटर हो जाएगा, 2c ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी a ग्रेटर हो जाएगा 2c के, और म्यू जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा cosec a/2 के। तो आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट आता है, कुछ नोट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फॉर द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आई मिनिमम जो है वो क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट म्यू स्क्वायर -1 साइन a माइनस कॉस a। ये क्या है, कंडीशन फॉर द ग्रेजिंग इमरजेंस। और मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए जब ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। तो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए मिनिमम एंगल अगर पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। इसमें a पता है, प्रिज्म एंगल है, म्यू पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई ऐसा टर्म नहीं है जो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्सन्स के बारे में। यहाँ तक तो ये बेसिक चीज़ें थी प्रिज्म के बारे में जो हमने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग डिस्पर्सन। तो ये डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, ये डिस्पर्सन क्या होता है,
देखिए, तो डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लाइट जब प्रिज्म से पास करता है तो अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। अब ये होता ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग लाइट का कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ होने के कारण अलग अलग उसका म्यू होता है, जिसके कारण सबका डेविएशन अलग अलग होता है और हमें एक पैटर्न मिल जाता है। किसका? 7 कलर का एक पैटर्न मिल जाता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट। अब इसमें क्या आता है? पहला चीज हमें जो पढ़ना है एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे कलर जो होता है वायलेट और रेड, वायलेट सबसे नीचे आता है, ऊपर रेड आता है, तो उस दोनों के बीच का जो डेविएशन हो रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो सेपरेशन दोनों के बीच का जो होता है, देखिए यहाँ पे हमने यूज किया डेल वी डेल आर, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। और इसको अगर म्यू के फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसको हम जस्ट चेंज कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, डेविएशन का जो फॉर्मूला है म्यू माइनस ए इंटू ए करके, तो उसको जब लगाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा, ये वाला। ठीक है, होता क्या है ये भी बता दिया मैंने। डिपेंड किन किन चीज़ों पे कर रहा है? म्यू और ए पे। अब डिस्पर्सिव पावर का जो टर्म होता है, तो डिस्पर्सिव पावर हम लोग इसको बोलते हैं, जो एंगुलर डिस्पर्सन आया उसको मीन डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। अब मीन डेविएशन इसमें क्या लेते हैं? देखिए यहाँ पे येलो को हम मीन लेते हैं, क्योंकि येलो लगभग बीच में हमें मिलता है, तो उसके डेविएशन को हम मीन लेते हैं। तो जो डिस्पर्सिव पावर थीटा जिससे रिप्रेजेंट किया, और डेविएशन जो है ये डेल वाई येलो का जो दिखा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाता है डिस्पर्सिव पावर। तो फार्मूला क्या बनता है? यहाँ से ए तो कैंसिल हो जाता है, फार्मूला बनता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। म्यू वाई क्या है यहाँ पे? सेम वाई कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वी वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ से म्यू वाई अगर निकालना चाहे, हमारे पास नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे म्यू वी प्लस म्यू आर को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी उस दोनों का एवरेज ले लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट डिपेंड ओनली अपॉन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये जो हमारा डिस्पर्सिव पावर है वो हमेशा मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, दैट इज म्यू पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि प्रिज्म का एंगल कितना है, क्योंकि यहाँ एंगल का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, वो गायब हो जा रहा है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लिंट जो होगा उसका ज़्यादा होगा, क्राउन का कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 6 नंबर पॉइंट जो है हमारा, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड, कि जब प्रिज्म को हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। 2 प्रिज्म मेड ऑफ क्राउन और फ्लिंट मटेरियल आर कंबाइंड टू गेट आइदर डिस्पर्सन ओनली और डेविएशन ओनली। देखिए इसमें हमने क्या किया कि 2 प्रिज्म को कंबाइन किया। अब इस 2 प्रिज्म में 2 कंडीशन आता है, एक डिस्पर्सन हम लोग लेंगे विदाउट डेविएशन आ जाएगा, और दूसरा जो होगा डेविएशन आ जाएगा विदाउट डिस्पर्सन। दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन ये होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का जो कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास दिखेगा कि डेविएशन जो हो रहा है वो लगभग 0 हो जाएगा इसमें, और डेविएशन 0 हो जाएगा क्योंकि जिधर से लाइट गया उसी पे निकल जाएगा। लेकिन डिस्पर्शन हो रहा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हम लोग देख रहे हैं। तो कंडीशन क्या होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि ए डैश बाई ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है पहले प्रिज्म का एंगल, और ए डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये दूसरे प्रिज्म का एंगल। तो ये ए डैश बाई ए जो होना चाहिए वो माइनस म्यू वाई माइनस 1 बाई म्यू डैश माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये पॉसिबल है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन
सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हो रहा है तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिस्पर्सन होगा विदाउट डेविएशन। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाए कि डिस्पर्सन हो रहा है विदाउट डेविएशन, तो ये कंडीशन उसमें होना चाहिए। ये सेटिस्फाई करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब क्यू नेट जो निकालेंगे, ये सॉरी थीटा नेट, तो थीटा नेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एंगुलर डिस्पर्शन को। तो एंगुलर डिस्पर्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो एंगुलर डिस्पर्शन इजी है यहाँ पे निकालना। थीटा मतलब जो डिस्पर्सन हुआ वो नेट डिस्पर्सन में निकालना, थीटा 1 माइनस म्यू ओमेगा डैश बाई ओमेगा। अब ओमेगा डैश बाई ओमेगा, ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो डिस्पर्सिव पावर को। तो ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर, और थीटा हमारा एंगुलर डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो तो हम लोग निकाल लेते हैं वॉयलेट और रेड का माइनस करके। तो ये थीटा वही डिस्पर्शंस को दिखा रहा है और ओमेगा डिस्पर्सिव पावर को दिखा रहा है। तो ओमेगा डैश दिखा रहा है सेकंड वाले के डिस्पर्सिव पावर को, ओमेगा दिखा रहा है फर्स्ट वाले के डिस्पर्सिव पावर को। यहाँ पे ये डेल्टा क्या दिखा रहा है? डेविएशन। तो डेविएशन के फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये यूज कर दोगे। अगर डेविएशन क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट हम लोग यूज कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ जब डेविएशन के फॉर्म में लेते हैं तो ये डेल्टा वाला टर्म आ जाता है और ये डेल्टा डैश का टर्म आ जाता है, और इस दोनों को यूज करके हम इजीली नेट जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो निकाल सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है उसमें डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब इसमें डेविएशन होगा बट डिस्पर्सन नहीं होगा। तो अब इसमें भी हम कंडीशन यूज कर लेंगे। तो ये कंडीशन जब होगा यानी ए और ए डैश के बीच, ए डैश और ए के बीच में, सिमिलरली ए रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट प्रिज्म के एंगल को, ए डैश रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड प्रिज्म के एंगल को। तो जब ये कंडीशन हमारे पास होगा, ये वाला फॉर्मूला यानी म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू डैश भी माइनस म्यू आर, और सबके आगे हमारे पास एक माइनस का साइन रहेगा, यानी ये कंडीशन को जब वो फॉलो करेगा तब होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। और इसमें नेट डेविएशन अगर हम निकालें तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? वो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा मतलब किसी एक का डेविएशन जो भी हो रहा था 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, डेल्टा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको पता है डिस्पर्सिव पावर को, फर्स्ट और सेकंड को, डैश वाला। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का हो गया, आपको पता चल गया कब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होगा, कब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन होगा। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो ये तो हो गया प्रिज्म के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग और जो थ्योरेटिकल पार्ट इसका बचा हुआ है ऑप्टिक्स का, वो प्रिज्म में हमें बेसिकली इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा हमें प्रिज्म के बारे में नहीं जानना है, इतना ही फॉर्मूला हमारा याद रहेगा। तो प्रिज्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आते हैं थोड़ा सा लाइट वाला पार्ट में, जो पार्ट और थ्योरेटिकल कुछ बचा हुआ है हमारे पास। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम आफ्टर absorbing incoming light radiation emit them in all direction. This phenomena is called scattering of light. मतलब क्या है कि लाइट जो आ रहा है सन से, उसको जो एयर में मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में उसको स्कैटर कर देता है, यानी फैला देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रेलेज, अगर हम रेलेज के हिसाब से देखें, रेले जो साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बताया कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4, यानी जो स्कैटर्ड लाइट होगा उसकी इंटेंसिटी लैम्डा टू द पावर 4 के बराबर होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितना आप लैम्डा को बढ़ाओगे उतनी ही इंटेंसिटी जो होगी स्कैटर्ड लाइट की वो घटते चली जाएगी, और लैम्डा जितना कम होगा उतना ही इंटेंसिटी उसका ज़्यादा होगा। इसीलिए रेड जो होता है वो कम स्कैटर्ड होता है कंपैरेटिवली बाकी कलर के, क्योंकि उसका लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होता है। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग। स्काई जो ब्लू दिखता है स्कैटरिंग के कारण। एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट लुक रेडिश
रेड कलर का सन दिखता है सनसाइट और सनराइज के समय में। डेंजर सिग्नल मेड फॉर द रेड, रेड से बनाते हैं क्योंकि कम स्कैटर्ड होता है डेंजर सिग्नल। इलास्टिक स्कैटरिंग, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इलास्टिक स्कैटरिंग है और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिमेन अनचेंज द स्कैटरिंग इज कॉल्ड इलास्टिक। मतलब जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होता है लाइट का। और इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लाइट कैन आल्सो सफर द इनइलास्टिक स्कैटरिंग फॉर द मॉलिक्यूल्स इन विच वेवलेंथ चेंजेस। मतलब इन इलास्टिक में जो होगा वो वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, बस इसको थ्योरेटिकली याद रखना है। और इलास्टिक में वेवलेंथ चेंज नहीं करेगा। इसको हम लोग रमन इफेक्ट भी बोलते हैं, किसको? इन इलास्टिक स्कैटरिंग को। नेक्स्ट है हमारे पास रेनबो। रेनबो क्या होता है? सबने देखा है बारिश जब भी होता है तो रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मेनली होता क्यों है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। अब रेनबो जो होता है, रेनबो के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात क्या बोली जा रही है कि रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड TIR इन द ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। मतलब जो एटमोस्फेयर में ड्रॉपलेट होता है उसमें डिस्पर्शन होता है लाइट का और रिफ्रैक्शन होता है एंड TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इतने प्रोसेस होने के बाद रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो किसको बोलते हैं कि 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 TIR। पहला कंडीशन 2 रिफ्रैक्शन होगा, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा, इनर मोस्ट आर्क इज वॉयलेट एंड आउटर मोस्ट आर रेडिस। इनर का जो पार्ट होगा उसका वो आपको वॉयलेट दिखेगा, आउटर वाला पार्ट जो होगा वो रेडियस दिखेगा। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि सस्टेंड एन एंगल ऑफ 42 डिग्री एट द आईज ऑफ ऑब्जर्वर। जब प्राइमरी रेनबो को कोई देखेगा तो वो ऑब्जर्वर के आईज पे 42 डिग्री के एंगल पे दिखेगा। मोर ब्राइट, ब्राइटनेस इसका ज्यादा होगा। सेकेंडरी की बात करें तो 2 रिफ्रैक्शन होगा, 2 TIR होगा, इनर मोस्ट आर्क रेड होगा एंड आउटर मोस्ट वॉयलेट होगा। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एंगल जो सस्टेन करेगा ये 52.5 डिग्री एट आइज और कंपेरेटिवली लेस ब्राइट होगा दोनों के। तो ये मैंने इतना फास्ट मैंने इस तरह से इसको पॉइंट वाइज में क्यों बताया, क्योंकि पॉइंट वाइज में ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन पे लिखना पड़ेगा। तो उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि पूरा एक बार में हम लोग फास्ट वे में कंप्लीट कर लें, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए पॉइंट वाइज हमने बात की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कलर के बारे में। तो कलर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे, क्यों कलर हमें दिखता है, किस किस टाइप के कलर को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ों को। तो पहले कलर के बारे में अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? कलर इज डिफाइंड एज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय द आई कोन सेल ऑफ द आईज ड्यू टू द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एक सेंसेशन हमें मिलता है जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके आता है तो उससे, और उसी को हम लोग बोलते हैं कलर। टाइप्स ऑफ कलर में अगर बात करें तो 2 तरह का कलर होता है। एक जिसको हम लोग स्पेक्ट्रल कलर बोलते हैं, दूसरा होता है कलर ऑफ पिगमेंट एंड डाइज। तो स्पेक्ट्रल कलर जो है उसमें कौन कौन सा होता है? ग्रीन, ये होता है ग्रीन, येलो, रेड, मैग्नेटा, ब्लू, साइन। तो ये इसमें भी अब अलग अलग टाइप है। इसमें क्या क्या अलग? पहला कंप्लीमेंट्री, कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद है कंप्लीमेंट्री और कॉम्बिनेशंस। अब कलर इसमें जो होता है पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट और डाइज। तो पिगमेंट और डाइज में जो कलर होता है वो हो जाता है हमारे पास येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, रेडिश वॉयल और ब्लू। ये हो जाता है हमारा किसमें? कलर ऑफ पिगमेंट में। अब इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर को देखें हम लोग फर्स्ट वाले में स्पेक्ट्रल कलर में, तो ग्रीन, मैग्नेटा, ब्लू, येलो, रेड एंड साइन। और कॉम्बिनेशन कलर में, कॉम्बिनेशन में देखें तो ग्रीन, रेड प्लस ब्लू को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? व्हाइट, ग्रीन, रेड और ब्लू को। फिर ब्लू, येलो, व्हाइट, रेड, साइन, व्हाइट, ग्रीन, मैग्नेटा, व्हाइट दे देगा आपको। इसमें कॉम्बिनेशन की बात करें तो येलो, रेड प्लस ब्लू, ब्लैक,
ब्लू ऑरेंज ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लैक, येलो एंड माउवे ब्लैक। तो ये तो कलर है हमारे पास। अब कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है, कैसे हमें दिखता है, वो सारी चीजों के बारे में समझेंगे। देखिए, तो द परसेप्शंस ऑफ कलर बाय द आईज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। जो परसेप्शन हमें मिलता है कलर का अपनी आंखों पे, परसेप्शन ऑफ ए कलर बाय आईज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, एंड द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, और उस पर कैसा आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो। तो इसमें सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू सेलेक्टिव रिफ्रैक्शन, ओपैक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो किस किस तरह का कलर हमें दिखाता है। तो उसमें बोल रहा है कि पहला पॉइंट कि ड्यू टू सेलेक्टिव रिफ्रैक्शन रोज अपीयर रेड इन व्हाइट light because it reflects the red color and absorb all the remaining color. When yellow light fall on the branch of flower, then yellow and white flower look yellow, other flower look ब्लैक। सही बात है, जो जिस तरह के रिफ्लेक्शंस को देता है वो उसी तरह का दिखता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ट्रांसपेरेंट, कलर ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका कलर ड्यू टू द सिलेक्टिव ट्रांसमिशन, सिलेक्टिव ट्रांसमिशन के कारण वो दिखता है। और ये जो दिख रहा है ओपैक का, वो सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन के कारण। रेड ग्लास अपीयर रेड बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर एक्सेप्ट रेड विच इज ट्रांसमिटेड। सिमिलरली वही बात है कि वो केवल उस टाइप के कलर को, जिस टाइप के कलर को वो अपने अंदर से ट्रांसमिट होता है, उसी तरह से वो उसी तरह के कलर में वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। और ये जिस तरह के कलर को रिफ्लेक्ट करता है उस तरह का वो दिखता है। दैट्स इट। नोट पॉइंट में देखते हैं अगर, तो क्या बोला कि हॉट ऑब्जेक्ट विल एमिट लाइट ऑफ दैट कलर ओनली विच इज हैज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट हैज हीटेड। क्या बोल रहा है कि ए हॉट ऑब्जेक्ट विल इमिट लाइट ऑफ दैट कलर ओनली विथ इट हैज ऑब्जर्व व्हेन इट हीटेड। उस तरह का कलर जो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पहले से रखा था, उसी तरह का वो हीट करने पे भी दिखता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे, जल्दी से ये खत्म करके फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम में क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जिस ऑर्डर में, जिस अरेंजमेंट में हम रेडिएशन को जिस ऑर्डर में हम किसी रेडिएशन को अरेंज करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एसी करंट जो चैप्टर है और उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड ऑन द टू पार्ट्स, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन और एब्जॉर्प्शन, इस दो पार्ट में हम लोग स्पेक्ट्रम को डिवाइड करते हैं। अब इमिशन किसको बोलते हैं कि व्हेन लाइट इमिटेड बाय ए सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्रेस्ड by a prism to get the spectrum is called emission spectrum। इसमें क्या होता है, सेल्फ ल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट डिस्प्रेस्ड बाय द प्रिज्म, एक सेल्फ ल्यूमिनेशन के कारण लाइट इमिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम में कितना अलग अलग टाइप हमारे पास आ जाएगा, उसको भी हम देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट टाइप जो है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है, दूसरा है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और तीसरा है बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, क्या बोल रहा है इसके बारे में देखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअसली वेरिंग वेवलेंथ इन ए डिफिनिट वेवलेंथ। फर्स्ट पॉइंट कि डिफिनिट वेवलेंथ में, कंटिन्यूअसली वेरिंग वेवलेंथ को ये रखता है, एक रेंज में, फिक्स रेंज में उसका वेवलेंथ हमेशा वेरी करते रहेगा। दूसरा, इट इज प्रोड्यूसेस
बाय द सॉलिड, लिक्विड एंड हाईली कंप्रेस्ड गैस हीटेड टू द हाई टेम्परेचर। ये तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब हम सॉलिड, लिक्विड और हाई कंप्रेस्ड गैस को हीट करें हाई टेम्परेचर तक। ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, लाइट फ्रॉम द सन, फिलामेंट और कैंडल फ्लेम ईटीसी, ये अलग अलग तरह के बल्ब, कैंडल फ्लेम इस सब से निकल के आता है क्योंकि वो हीट होता है। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस, अलग अलग तरह के ब्राइट लाइन से ये कंसिस्ट होता है। इट इज प्रोड्यूसेड बाय एक्साइटिंग द सोर्स इन ए एटॉमिक स्टेट, किसी सोर्स को एटॉमिक स्टेट में हम एक्साइट करते हैं तब ये प्रोड्यूस होगा। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्साइटेड हीलियम, मर्क्यूरी वेपर, सोडियम वेपर और एटॉमिक हाइड्रोजन, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल थे कि लाइट फ्रॉम सन, फिलामेंट, बल्ब, कैंडल फ्लैम, ये सब। तो इसी तरह से इसके कुछ एग्जांपल हो गए। स्पेक्ट्रम of excited helium, mercury vapor, sodium vapor and atomic hydrogen। बैंड इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें क्या बता रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड, अलग अलग ब्राइट बैंड से कंसिस्ट होता है। बैंड, यहाँ पे लाइन था, यहाँ बैंड है। इट प्रोड्यूसेस बाय एक्साइटिंग सोर्स इन ए मॉलिक्यूलर स्टेट, किसी सोर्स को मॉलिक्यूलर स्टेट में जब आप एक्साइट कर देते हो तब ये मिलता है। एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूलर H2O, CO, NH3 etc। सेकेंड जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि व्हेन बता रहा है, देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए सेमी ट्रांसपेरेंट सॉलिड और लिक्विड और गैस, इट्स स्पेक्ट्रम कंटेन सर्टेन डार्क लाइन और बैंड्स, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहा है कि व्हेन व्हाइट लाइट पास हो रहा है किसी सेमी ट्रांसपेरेंट सॉलिड से और लिक्विड और गैस से, इट स्पेक्ट्रम, उसके स्पेक्ट्रम जो है वो कंटेन करते हैं डार्क लाइन और बैंड को। सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या हो जाता है, ऑफ द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट इज पास्ड, कोई दिक्कत नहीं, जिससे वो पास हो रहा है। अब कुछ और समझेंगे, क्लियर हो गया यहाँ पे। सब्सटेंस इन एटॉमिक स्टेट प्रोड्यूसेस अ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब जो एटॉमिक स्टेट में सब्सटेंस है वो हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर सकता है। पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस सच दैट H2O, CO2 and KMnO4 प्रोड्यूसेस बैंड एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम। तो ये जो है H2SO4, सॉरी MnO4, CO2 और H2O, ये हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड वेपर हैव टू वेवलेंथ D1 एंड D2। सॉलिड वेपर का हमारे पास किस तरह का कलर होता है, ये येलो लाइन की तरह आपको दिखेगा, येलो लाइन की तरह ये आपको दिखेगा। और वेवलेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 598 एंगस्ट्रम से लेके 589 एंगस्ट्रम तक होगा सॉलिड वेपर का। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में क्या दे रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए, इफ ए सब्सटेंस इमिट ए स्पेक्ट्रल लाइन at a high temperature then it absorbs the same line at the low temperature, this is called Kirchhoff's law। ये वैसे तो हीट में पढ़ना है हमें, बट फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाई टेम्परेचर पे अगर वो इमिट करता है स्पेक्ट्रल लाइन को तो लो टेम्परेचर पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कर रहे थे नेक्स्ट वाले बात की फ्राउनहोफर लाइंस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो ये फ्राउनहोफर लाइंस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो जो सन की अगर हम बात करें तो सन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, वो फोटोस्फीयर कहलाता है, और जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। तो ये जो फोटोस्फीयर होता है वो तरह तरह के वेवलेंथ को इमिट करता है, लेकिन जब वो आउटर स्फीयर से पास होता है तो उसमें बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हेंस कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि हेंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट ए लार्ज नंबर ऑफ डार्क लाइन आर सीन, इसलिए जो स्पेक्ट्रम होता है सनलाइट का उसमें लार्ज नंबर ऑफ डार्क हमें
लाइन दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, द prominent line in the yellow part of a visible spectrum were labeled as a D line, those in blue parts F line and in red part C line। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर पे। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? A spectrometer is used to obtaining the pure spectrum of a source in laboratory and calculation of mu of material of a prism and mu of transparent liquid। मतलब एक तरह का डिवाइस है जो प्योर स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स के बारे में बताता है और म्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी प्रिज्म का और ट्रांसपेरेंट लिक्विड का। 3 पार्ट से ये मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट कौन कौन सा होता है उसको भी देखिए। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कैलीमेटर विच प्रोवाइड ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्रिज्म टेबल for the holding the prism and telescope for observing the spectrum and making measurement on it। The telescope is first set for the parallel ray and then collimator is set for the parallel ray। When prism is set in a minimum deviation position, the spectrum seen is pure spectrum। Angle of prism A and angle of minimum deviation delta m are measured and mu of material of prism is calculated using the prism formula। For mu of a transparent liquid, we take a hollow prism with thin glass side, fill it with the liquid and measure the del m। And A of liquid prism, mu of liquid is calculated using the prism फॉर्मूला। देखिए इसमें हमने क्या देखा कि ये जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर, ये म्यू प्रिज्म के, म्यू ट्रांसपेरेंट मीडियम और स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। 3 पार्ट होता है, कैलीमेटर, ठीक है, उसके बाद प्रिज्म टेबल और टेलीस्कोप। इसी तीनों के हेल्प से हम अलग अलग तरह से उसको अरेंज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जनरली ये लैब में काम होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस काम में यूज होता है और किस चीज़ में यूज होता है। इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है। 1-2 बार पूछा गया, थोड़ा बहुत पूछा भी गया है तो नोट लिखने के लिए, तो इतना आप ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। एक बार इस थ्योरी को आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप। इट इज an instrument used to observe pure spectrum। It produces dispersion without deviation with the help of n-crown prism and n-1 flint prism, alternately arranged in a tabular structure। For the no deviation, n mu-1 a is equal to n-1 mu dash a dash। देखिए ये एक तरह का पेज में, ये एक तरह का भी स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसका यूज किस लिए हम लोग करते हैं? प्योर स्पेक्ट्रम को निकालने के लिए। अब बना किससे है? एन क्राउन प्रिज्म से और n-1 फ्लिंट प्रिज्म से मिलके ये बना होता है। नो डेविएशन का इसमें कंडीशन ये है कि n जो है n mu-1 a और n-1 mu dash minus a dash, इसको आप यूज कर लोगे तो आपको नो डेविएशन मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में पहला क्या बोल रहा है कि when a ray of white light passes through a glass prism, red light is deviated less than blue light। ये पहले से हमें पता है कि रेड जो होता है ज्यादा डिविएट करता है, वो उसके वेवलेंथ के कारण। फॉर ए हॉलो प्रिज्म a नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा इक्वल टू 0। एक हॉलो प्रिज्म है जो खाली है तो कोई डेविएशन नहीं होगा, a उसका 0 नहीं होगा बट डेविएशन 0 होगा। If an opaque colored object or a crystal is crushed to fine powder, it will appear white in sunlight as it will lose its property of selective reflection। एक opaque
कलर्ड ऑब्जेक्ट है और उसको जब आप पूरा तोड़ दो, पाउडर बना दो, तो सनलाइट में हमेशा वाइट दिखेगा, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज को, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज को वो खत्म कर देता है। आवर आईज इज मोस्ट सेंसिटिव टू, थर्ड पॉइंट में आते हैं, आवर आईज इज मोस्ट सेंसिटिव टू दैट पार्ट एट द स्पेक्ट्रम विच लाइज बिटवीन द एफ लाइन, मतलब स्काई लाइन, एंड सी लाइन of hydrogen equal to the refractive index of D line of sodium. Hence, for the dispersive power of flowing formula is internally accepted mu F mu C by mu D minus 1. मतलब हमारा आंख जो है वो किस किस लाइट के बीच में ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो F लाइन जिसको हम लोग स्काई ग्रीन बोलते हैं, सी लाइन जिसको रेड बोलते हैं, ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डी लाइन ऑफ सोडियम। हेंस फॉर द डिस्पर्सिव, देखिए बोल रहा है कि आवर आइज इज मोस्ट सेंसिटिव टू दैट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विच लाइज बिटवीन द एफ लाइन 1 एंड द सी लाइन ऑफ हाइड्रोजन। जो इस दोनों के बीच में, एफ लाइन और सी लाइन के बीच में पाया जाता है, उसी में हमारा जो आई होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। समटाइम ए पार्ट ऑफ प्रिज्म इज गिवन एंड वी कीप on thinking whether how should we proceed. So solve such a problem. First complete the prism, then solve the problem. देखिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया है कि एक पार्ट दिया है प्रिज्म का, पूरा कंप्लीट प्रिज्म नहीं दिया, जैसे ये हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये कटा हुआ पार्ट है, पूरा प्रिज्म नहीं दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व आपको करना है तो पहले इस प्रिज्म को आप कंप्लीट करो, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और ये जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बोला, बहुत शॉर्ट में हमने थ्योरी को भी देखा और फॉर्मूले को भी देखा। कोई डेरिवेशन और बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें नहीं किया, क्योंकि बहुत फास्ट वे में हमने इसको किया और अच्छे से याद रखने के लिए अच्छा है। ऑडियोज को आप कान में लगाओ, कभी भी कहीं पे भी बस में ट्रेवल करते हुए इस ऑडियो को आप सुन सकते हो, तो आपका रिवीजन अपने आप होते रहेगा। डिटेल के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं डेरिवेशंस वगैरह इन सारी चीज़ों की बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी करूंगा उसमें। बट ये जो है हमारा एक ओवरव्यू है पूरी तरह से डिटेल थ्योरी के साथ। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमने इसमें छोड़ा है, सिलेबस से थोड़ा ऊपर तक हम लेके गए हैं। और मेडिकल और जेई मेन के जो क्वेश्चंस है थ्योरेटिकल या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो डायरेक्ट इन फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका एक एक फॉर्मूला, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने डिस्कस किया है। एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो फालतू है। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। आज इसको कंप्लीट कर दिया हमने प्रिज्म को, और प्रिज्म के साथ ही हमारा रे ऑप्टिक्स का पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट डे जब हम पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसको भी खत्म हम लोग कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।